हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इन्फिनेटिव। मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में 3 टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगा। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड और पार्टिसिपल। आपने वर्ब पढ़ा। वर्ब में हमने बताया क्या होता है वर्ब। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन या स्टेट बताई जाती है सेंटेंस के अंदर, उसको हम जिन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब का एक और अच्छा यूज होता है, या फिर हम और कहें तो उसके जो मेन फंक्शन होता है या फिर उसका जो मेन यूज होता है उससे भी एक अलग यूज रहता है, जो हम इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल में पढ़ते हैं। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम अपने लेक्चर की इसी बात से शुरुआत करते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव में आपने अगर कोई सेंटेंस पढ़ा हो, हमने इतने सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए आपके हर एक टॉपिक में, तो आपने देखा होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है। ये एक्चुअली होता क्या है। कभी कभार हमें जो ये टू देखने को मिलता है, ये भी टू गायब हो जाता है, ओमिट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इन्फिनेटिव्स को लेके। इनको लेकर क्या हमारे बेसिक रूल्स होते हैं ग्रामर के अंदर, जिन्हें हम ध्यान में रखना चाहिए, और हम किस तरीके से इन्फिनेटिव को डील करते हैं या सेंटेंस में इनका यूज किस तरीके से बताते हैं, आज इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन के साथ करते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव इज द अनमार्क्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसको मार्क नहीं किया गया है। राइट, इन इंग्लिश इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद प्रीपोजिशन। तो काफी बार इसको प्रीपोजिशन के साथ भी पढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 + V1 होता है, यानी 2 यहाँ पर प्रीपोजिशन है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं और आपने ये देखा भी होगा। लेकिन इसके बाद एक और स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, वही ये बोला है, however the 2 is not always present or necessary, so infinitives can be categorized in 2 types। तो क्या होता है कि जो 2 होता है ना, वो हमेशा नेसेसरी नहीं होता है या हमेशा प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा सेंटेंस के अंदर। तो इसी वजह से 2 हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हमने इन्फिनेटिव्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सो पहली कैटेगरी होती है टू इन्फिनेटिव, यानी ऐसे इन्फिनेटिव जिनके साथ 2 आएगा। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म वेयर द वर्ब इज प्रीसीड बाय 2, यानी प्रीसीड का मतलब होता है पहले। वर्ब के पहले जो है 2 आएगा, यानी टू राइट हो गया, टू प्ले हो गया, टू बी हो गया, टू रीड हो गया, टू राइट। तो 2 के साथ 2 वर्क हो गया। सो 2 के साथ जितने भी हम अदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा 2 के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अब उसके बाद होता है बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं? दिस इज द वर्ब फॉर्म विदाउट 2। इसमें हम क्या रखते हैं? हम इसमें 2 नहीं रखते हैं। हम इसमें राइट रख देंगे, प्ले कर देंगे, रीड कर देंगे, लर्न कर देंगे, टीच कर देंगे, बी हो जाएगा। सो इसमें 2 नहीं होता है बेयर इन्फिनेटिव में। और देखिए, आपने देखा होगा बेयर फुट, आपने सुना है, नंगे पैर। तो यानी जब आप शूज नहीं होते, स्लीपर्स नहीं होते, सैंडल्स नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं बेयर फुट। ऐसे ही बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है बिना 2 का इन्फिनेटिव, राइट। और 2 इन्फिनेटिव का मतलब है 2 के साथ, यानी वर्ब इज प्रीसीडेड बाय 2। ये आप याद रखेंगे, दोनों डिफरेंसेस, राइट। अब यूज क्या होता है इन्फिनेटिव में? अब देखिए, कभी भी अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखो ना, उससे सबसे पहले सीखो उसका यूज क्या है। अगर आपको पता रहेगा यूज क्या होता है, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यूज ही आपको उसको यूज ही तो करना होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ रहे हो या हम अपनी कम्युनिकेशन हो, स्पीकिंग हो, तो हमें कॉन्सेप्ट के यूजेस को बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी उनके एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन्फिनेटिव्स का जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। अब क्या है? पहले तो पर्पस और रीजन जानने के लिए, यानी टू इंडिकेट द रीजन और पर्पस ऑफ एन एक्शन, या किसी भी एक्शन का हमें रीजन जानना हो या उसका पर्पस जानना हो, तो हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरीज। अब देखिए, अब इसमें क्या पर्पस है? वह स्टोर क्यों गई? शी वेंट टू द स्टोर, राइट। वह स्टोर गई क्यों? पर्पस क्या था, रीजन क्या था उसके जाने का? टू बाय ग्रोसरीज, ग्रोसरीज खरीदने का उसका पर्पस था, राइट। आफ्टर एडजेक्टिव्स, अब हम इनको एडजेक्टिव्स के बाद भी यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो हमारी नाउन की, या नाउन में बेसिकली हम बात करें, हमारे सब्जेक्ट की विशेषता बताते हो या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हो, या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स के बारे में, उनके बारे में राइट क्वालिफाई करते हो, उनके बारे में विशेषता बताते हो, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं,
राइट, ऑफन यूज्ड आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स टू प्रोवाइड अ रीजन फॉर एक्सप्लेनेशन। तो हम एडजेक्टिव्स के बाद भी इनको यूज करते हैं, किस लिए? कि हमें रीजन और एक्सप्लेनेशन पता चल सके। जैसे आई एम हैप्पी टू हेल्प, यानी उसे मदद करके खुशी मिलती है, तो उसका हैप्पीनेस का रीजन हमें जानना था। तो उसके हैप्पीनेस के रीजन का मतलब क्या है? टू हेल्प, यानी मदद करके उसके खुशी मिलती है, राइट। नाउ उसका नेक्स्ट यूज, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, हम कुछ वर्ब्स के बाद भी इन्फिनेटिव्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम वर्ब्स आर कॉमनली फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स, तो कुछ वर्ब के बाद जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो कॉमनली यूज करते हैं। जैसे शी होप्स टू ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पर शी होप्स, वो उम्मीद करती है किस बात के लिए? कि वो ट्रैवल करे यूरोप, नेक्स्ट ईयर वो ट्रैवल करेगी यूरोप का, राइट। सो यहाँ पर होप्स के साथ हमने क्या यूज कर लिया? इन्फिनेटिव यूज कर लिया। फॉर कौन सा इन्फिनेटिव? टू ट्रैवल, राइट। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हम इसको एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल्दो लेस कॉमन, ये काफी कॉमन होता है, इन्फिनेटिव्स कैन बी द सब्जेक्ट। टू अर इज ह्यूमन, तो यहाँ पर जो टू अर है ना, ये सब्जेक्ट है, इज क्या होगी? वर्ब होगी, राइट। टू फॉरगिव हो गया, डिवाइन हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस, हम कुछ एक्सप्रेशंस के साथ भी हम इन्फिनेटिव्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, examples include it's time, right, it is time, it is easy, it is hard, etc. अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इट इज टाइम टू गो होम, तो ये समय है घर जाने का, तो इट इज टाइम टू गो होम। सो यहाँ पर टू गो जो हमने यूज किया है ये हमारा इन्फिनेटिव है, राइट। स्प्लिट इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? अब इस बात को समझिए। देखिए, अ स्प्लिट इन्फिनेटिव अकर्स, स्प्लिट इन्फिनेटिव कब होता है? व्हेन एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, सो फ्रेज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। जब एक से ज्यादा जो हमारे वर्ब्स होते हैं, राइट, एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, उनको हम फ्रेज में कंसिडर करते हैं, राइट। तो अब उसमें जो मेन वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेज का नाम रखते हैं। उसका मेन वर्ड अगर नाउन है तो नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, अगर एडवर्ब है तो एडवर्बियल फ्रेज होगा। यानी किसी भी इन्फिनेटिव में कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आ जाए जो टू और वर्ब के बीच में हो, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। और बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में अपने पढ़ लिया है। समटाइम्स द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब अपीयर्स विदाउट टू, टू के बिना भी यूज होता है। सो ये हमारा कॉमन यूज होता है बेयर इन्फिनेटिव का। मोडाल के बाद जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शुड, राइट, शाल, मे, माइट, मस्ट, तो ये सारे हमारे मोडाल होते हैं। इनके बाद भी हमारे जो इन्फिनेटिव्स हैं वो यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कैन को लेकर कैसे यूज कर सकते हैं? शी कैन सिंग ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर जो कैन है ना, अब ये जो सिंग आया है ये बेयर इन्फिनेटिव है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये बेयर इन्फिनेटिव है। अब जो ये कैन है ये इसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो अच्छा गा सकती है, वो मधुर गाती है, राइट। शी कैन सिंग ब्यूटीफुली। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, अब कुछ वर्ब्स के बाद भी, फॉर एग्जाम्पल लाइक, मेक, लेट एंड हेल्प, तो मेक, लेट एंड हेल्प के बाद भी हम क्या यूज कर सकते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। दे लेट हिम को, उन्होंने उसको जाने दिया, राइट। नाउ आफ्टर एक्सप्रेशन लाइक हैड बेटर और वुड बेटर, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके बाद हमें हैड बेटर यूज करना हो, वुड बेटर यूज करना हो, इसके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर लीव नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, राइट। सो अब इसमें देखिए जो लीव है ना, ये हमारा एज अ बेयर इन्फिनेटिव है, राइट। नाउ इन्फिनेटिव वर्सेस जिरेंड। अब जिरेंड क्या होते हैं? देखिए, जिरेंड होते हैं जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते हैं, और इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जो वर्ब की 2+V1 फॉर्म होते हैं, राइट। तो मैं बता देता हूँ, बेयर इन्फिनेटिव भी होता है लेकिन हम इसको जनरल इन्फिनेटिव माने 2+V1, और जिरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट, वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो बोथ इन्फिनेटिव्स एंड जिरेंड्स कैन फंक्शन एज नाउन्स, तो हमने ये दोनों नाउन का फंक्शन कर सकते हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज इंटरचेंजेबल, तो इनको आप हमेशा बदल नहीं सकते हैं। सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय जिरेंड, कुछ वर्ब्स जो है जिरेंड को फॉलो करेंगे, कुछ वर्ब्स इन्फिनेटिव्स को फॉलो करेंगे, और कुछ वर्ब्स दोनों को फॉलो करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू स्विम, ये जो टू स्विम है ना, शी लाइक्स व्हाट? टू स्विम, ये एज अ नाउन आया, एज अ ऑब्जेक्ट किसका? लाइक वर्ब का, राइट। व्हाट शी लाइक टू स्विम, ये इन्फिनेटिव है। नाउ व्हाट शी लाइक्स स्विमिंग, अब स्विमिंग भी मतलब तैरना होना या तैराकी, तो व्हाट शी लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है? एज अ जिरेंड यूज हुआ है, राइट।
नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होते हैं? द परफेक्ट इन्फिनेटिव हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। परफेक्ट इन्फिनेटिव को हम लिखते हैं टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं आपको बता देता हूं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल और कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इट इज ऑफन यूज टू, किस लिए यूज किया जाता है? इंडिकेट एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर एक्शंस और टाइम फ्रेम। यानी हम ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करते हैं जो समाप्त हो चुके हैं दूसरे एक्शन के रिस्पेक्ट में या फिर किसी टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे, शी क्लेम्ड टू हैव सीन द मूवी बिफोर। तो उसने क्या क्लेम्ड किया? कि उसने ये मूवी पहले देख चुकी है, राइट? सो यहां पर शी क्लेम्ड टू हैव सीन द मूवी बिफोर। तो ये हमने क्या यूज किया है? परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू हैव सीन का ये टू हैव सीन हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट इन्फिनेटिव, राइट? नाउ अब इनके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने इसकी यूजेस बता दिया, तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इन्फिनेटिव्स को लेके। नाउ अब हमें काम करना है अपने ग्रामर पे। अब ग्रामर का मतलब क्या कि हमें इस इन्फिनेटिव्स के कॉन्सेप्ट सीखने के, इन्फिनेटिव को कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर, क्या इससे रूल्स जुड़े हुए हैं हमारे ग्रामर के, राइट? द टू ऑफ द इन्फिनेटिव्स नॉट लिटरली साइलेंट। अब देखिए, पहले रूल की बात कर लेते हैं। बट देयर आर वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स आफ्टर विच वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम टू को साइलेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरा मीनिंग क्या है इस बात का कि देखिए, जो टू होता है ना, वो साइलेंट नहीं होता है। साइलेंट नहीं होता है इसका मतलब हम कहीं वर्ब्स के साथ, किन्हीं वर्ब्स के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अब वो वर्ब्स याद रखिएगा कौन सी होती है? मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ आप बेयर इन्फिनेटिव्स यूज करेंगे। कौन से इन्फिनेटिव्स? बेयर इन्फिनेटिव्स, राइट? आप यहाँ पर टू प्लस V1 यूज नहीं करेंगे, राइट? सो ये आपको पहला रूल समझना होगा, पहला कॉन्सेप्ट समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? कैन, ही कैन स्विम वेरी वेल, राइट? तो कैन मतलब एबिलिटी जो बताता है, कैन हमारी एबिलिटी बताता है, तो ही कैन स्विम वेरी वेल। नेक्स्ट मॉडल, दे कुड मीट अस एट द कैफे लेटर। तो वो क्या 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 बोल रहा है ये? दे कुड मीट, राइट? कुड के साथ मैंने मीट यूज कर लिया, यहां पर हमने इसको बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है। विल, आई विल कॉल यू टुमारो। तो यहां पर जो कॉल है एज अ बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है, राइट? वुड, शी वुड लव टू विजिट पेरिस समडे, राइट? तो अब यहां पर वुड के साथ देखिए लव, बेयर इन्फिनेटिव, राइट? टू विजिट अगेन इन्फिनेटिव, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं हम, राइट? शी वुड लव, यहां पर मोडाल क्या हो गया? वुड, एंड उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव हो गया टू लव। शैल, वी शैल सी व्हाट हैपेंस, हम देखते हैं क्या होगा, राइट? तो शैल के साथ हमने बेयर इन्फिनेटिव सी को यूज किया है। शुड, यू शुड विजिट द डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग इल। अगर आप इल यानी बीमार महसूस कर रहे हो तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो यानी शुड हम कब यूज करते हैं? जब हम एडवाइस करते हैं किसी को। तो यहाँ पर शुड के साथ हमने विजिट बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है, राइट? मे हमारा एक अगेन मॉडल हो गया। मे आई कम इन, तो यहाँ पर मे के साथ हमने कम यूज किया है, सो ये बेयर इन्फिनेटिव है। माइट के साथ इट माइट रेन, राइट? सो रेन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम रेन एज अ वर्ब ले रहे हैं, इट माइट रेन लेटर, राइट? यू मस्ट कंप्लीट, अब कंप्लीट हमने बेयर इन्फिनेटिव लिया, यू मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो। नाउ कुछ और वर्ब्स होती हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स गो टू द मूवीज, राइट? तो यहाँ पर जो लेट्स के बाद हमने जो गो लिखा है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, राइट? तो इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव्स यूज करते हैं, राइट? याद रखिएगा ये कौन सी वर्ब्स होती हैं? लेट हो गया, मेक हो गया, राइट? मेक इन एक्टिव वॉइस, मेक को अगर हम एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में हमने वॉइस में बहुत अच्छे से जिक्र करा है, तो आप थोड़ा सा जानकारी रखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, राइट? दे मेड हिम अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। अपोलोजाइज का मतलब कि माफी मांगना, राइट? अपॉलॉजी करना यानी किसी बात को लेके माफी मांगना। सो दे मेड, अब मेक का सेकेंड फॉर्म हो गया मेड, तो दे मेड हिम अपोलोजाइज। अपोलोजाइज यहाँ पर क्या हो गया? बेयर इन्फिनेटिव हो गया। हेल्प,
ही हेल्प्ड हर टू मूव द फर्नीचर। देखिए ही हेल्प्ड हर मूव द फर्नीचर, तो यहाँ पर मैंने बताया ना टू हम एज अ साइलेंट रखते हैं, यानी इसका मतलब है कि हम बेयर इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं। तो ही हेल्प्ड हर मूव द फर्नीचर। नाउ सी, आई सॉ हिम जंप ओवर द फेंस। तो जंप ओवर द फेंस का मतलब है कि फेंस से कूदते हुए मैंने उसे देखा था। सो आई सॉ हिम, सी का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। नाउ जंप यहाँ पर एज अ बेयर इन्फिनेटिव यूज किया गया है। वॉच, शी वॉच्ड द किड्स प्ले इन द पार्क। तो वॉच्ड ये अगेन हमारी पास्ट टेंस है, इसके साथ हमने प्ले एज अ बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेक्स्ट मोडा, दे हर्ड द अलार्म रिंग, यानी दे हर्ड, अब ये अगेन हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड हो गया, द अलार्म रिंग, और रिंग यहाँ पर क्या है एज अ बेस बेयर इन्फिनेटिव। फील, आई फेल्ट, अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द फील, द ग्राउंड शेक बीनीथ मी। तो जो बीनीथ का मतलब है जो ग्राउंड नीचे है मेरे वो हिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर शेक क्या है हमारा बेयर इन्फिनेटिव। अब कुछ हमारे एक्सप्रेशंस हैं, हैड बेटर, वुड बेटर और कैन नॉट, राइट, कैन नॉट बट। अब इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, ये भी याद रखिएगा, राइट। अब हैड बेटर के साथ यू हैड बेटर चेक योर वर्क बिफोर सबमिटिंग। तो वो बोला जा रहा है कि अपना वर्क सबमिट करने से पहले उसे चेक कर लो। तो चेक यहाँ पर क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। वुड रेदर, आई वुड रेदर ईट एट होम देन गो आउट टुनाइट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं घर पे खाना पसंद करूंगा बजाय उसके बाहर जाने के, राइट। तो यहाँ पर वुड रेदर के साथ ईट हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है। कैन नॉट बट का मतलब आई कैन नॉट बट, अब कैन नॉट के साथ हमने क्या यूज करा है, कैन नॉट बट के साथ एडमायर। अब एडमायर यहाँ पर क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, हर डिटर्मिनेशन, राइट। और अदर सिचुएशंस कैसी हो सकती हैं जिसमें हम डेयर का यूज करें, आफ्टर द सेमी मॉडल वर्ब डेयर व्हेन वी यूज्ड विदाउट टू। तो जब भी हम डेयर यूज करते हैं तो बिना टू यानी बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट दैम, तो यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई उनके अगेंस्ट बोलने की, राइट। तो यहाँ पर स्पीक क्या हमारा बेयर इन्फिनेटिव है, ये याद रखिएगा आप, राइट। तो डेयर के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, राइट, ये आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर रेदर एंड सूनर इन सर्टेन कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस। तो हम कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस में ये आई वुड रेदर डू इट माई सेल्फ, तो राइट। तो यहाँ पर रेदर के साथ हमने क्या यूज करा, बेयर इन्फिनेटिव डू। आई वुड सूनर लीव देम वेट, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा, टू लीव की जगह हमने लीव बेयर इन्फिनेटिव यूज करा। अब कुछ इसके साथ नोट्स हैं। अब क्या नोट है ये आपको याद रखना है। जैसे वर्ब हो गई सी, हियर, फील, कैन बी फॉलोड बाय ईदर द बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव के साथ या फिर जिरेंट के साथ भी आप इनको यूज कर सकते हैं ऑफ अनदर वर्ब, बट द मीनिंग कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ चूज। तो अगर आप बेयर इन्फिनेटिव करोगे उसका मीनिंग बदल सकता है, अगर आप जिरेंट यूज करोगे उसका मीनिंग बदल सकता है। कौन सी वर्ब के साथ, सी, हियर, फील। सी, ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए ना वो बहुत सिंपल फॉर्म है, यानी ये रूल है, आपको एज इट इज इनको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफी प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, कुछ और नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो ये जो नोट्स हैं बहुत ज्यादा कंप्राइज और ब्रीफ हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, राइट। इससे फालतू का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इन्फिनेटिव इतना बहुत है, बाकी आप वर्ब को थोड़ा अच्छा सा सीख लेते हैं देन आपको इन्फिनेटिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। नाउ सी के साथ, अगर सी के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं यानी जिरेंड यूज करते हैं, दिस स्ट्रक्चर इंप्लाइज दैट यू ऑब्जर्व एन एक्शन इन प्रोग्रेस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बताता है कि आपने किसी एक्शन को प्रोग्रेस में होते हुए देखा, यानी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस वक्त आपने उसको एब्जॉर्व किया, और यू सी द पार्ट ऑफ द एक्शन, या फिर आपने उस एक्शन का एक सेगमेंट या एक पार्ट देखा। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द स्ट्रीट। तो आपने उसे तब देखा जब वो स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा था। आई सॉ पार्ट ऑफ द एक्शन और द एक्शन इट वाज हैपनिंग। तो यानी आपने उस एक्शन का पार्ट देखा। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी से जा रहे थे और आपने उसको स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए देखा, तो यानी आपने उसको एक पार्ट देखा। या आप भी वही खड़े थे और आपने उसके पूरे एक्शन को कंप्लीट देखा कि वो पूरा उसने स्ट्रीट को क्रॉस करा। तो ये आइदर आप उसका पार्ट देख रहे हो या फिर उस एक्शन के प्रोग्रेस को देख रहे हो। तो जब हम सी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं,
अगर हम सी के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाएं तो क्या होगा? दिस सजेस्ट दैट यू ऑब्जर्व द एंटायर एक्शन और इवेंट। तो इसका मतलब होता है कि आपने पूरा एक्शन या इवेंट देखा, और उसमें क्या मतलब होता है कि आपने एक्शन को प्रोग्रेस में होते हुए देखा या फिर उसका एक पार्ट देखा। आई सॉ हिम क्रॉस द स्ट्रीट, तो मैंने उसको पूरा स्ट्रीट को क्रॉस होते हुए देखा। आई सॉ द होल एक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो यानी आपने उसको स्टार्ट होते हुए फिनिश तक देखा, राइट। तो जब भी हम सी के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे यानी ये पूरे एक्शन के कंप्लीट होने की बात करेगा। अगर हियर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तब क्या होगा? इंडिकेट करता है ये यू हियर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी आपने किसी एक्शन को प्रोग्रेस में सुना। आई हर्ड हिम सिंगिंग इन द शावर, तो आपने उसको शावर में यानी गाते हुए सुना। आई हर्ड हिम व्हाइल ही वाज इन द एक्ट ऑफ सिंगिंग, तो आपने उसको तब सुना जब वो सिंगिंग कर रहा था, राइट। नाउ हियर के साथ अगर हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करें, इंप्लाइज यू बिकम अवेयर ऑफ होल इवेंट थ्रू साउंड, तो यानी आप ध्वनि या फिर साउंड के माध्यम से आपको क्या पता चला? आप पूरा इवेंट के बारे में अवेयर हो, राइट। पूरा इवेंट क्या हुआ ये आपने एज अ साउंड से पता लगाया। आई हर्ड हिम सिंगिंग दैट सॉन्ग बिफोर, यानी मैंने उसको ये गाना गाते हुए पहले सुना है, यानी पहले भी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, राइट। आई हर्ड हिम सिंग द सॉन्ग बिफोर बिगिनिंग टू एंड, यानी आपने उसको शुरू से लेके अंत तक देखा है, राइट। अगर फील के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो सजेस्ट यू आर फीलिंग एन ऑन गोइंग एक्शन और प्रोसेस, यानी आप उस ऑन गोइंग एक्शन या प्रोसेस को फील कर रहे हो। व्हाइल लेइंग ऑन द ग्रास आई फेल्ट द ants crawling on my arm, तो यानी जब वो ग्रास पे लेटा हुआ था तो उसने उसको फील किया, उस एक्शन को या उस प्रोसेस को, कि आंट जो है उसके आर्म पे या क्रॉल यानी चल रही है, राइट। अगर फील के साथ अगर आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करें तो क्या होगा? दिस स्ट्रक्चर इज लेस कॉमन, राइट। फील बिकॉज फील ऑफन डिस्क्राइब अ सेंसरी एक्सपीरियंस, तो बेसिकली फील क्या होता है? आपका सेंसरी एक्सपीरियंस ही होता है, राइट, विच इज कंटिन्यूस इन नेचर। अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस ही होता है, उस मोमेंट के लिए कंटिन्यूस होता है जिस वक्त आप ये फील करते हो, राइट। आफ्टर बीइंग सो unsure for so long, it was nice to finally feel it click into place, right? So इसको आप याद रखेंगे। अब आता है नोट बी। अब क्या सेकंड नोट है हमारे इस बात का? अगर हम हेल्प के साथ 2 + V1 रखें, यानी हेल्प के साथ अगर हम इन्फिनेटिव रखें, सो ये स्ट्रक्चर काफी कॉमन होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, बट अब देखिए अमेरिकन इंग्लिश में ये इतना ओकेजनली और कॉमन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। शी हेल्प टू क्लीन द किचन, यानी उसने किसमें मदद करी? किचन को साफ कराने में, राइट। अगर आप हेल्प के साथ राइट V1 फॉर्म यूज करते हो, शी हेल्प टू क्लीन द किचन, राइट। अब देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों के यूजेस डिपेंड करते हैं हम कहां पर यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। ऑफिशियली जो हम इंग्लिश यूज करते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, इट इज ब्रिटिश इंग्लिश। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो ब्रिटिश इंग्लिश को लेके ज्यादा करना है, राइट। नाउ हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आप हेल्प के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दे, व्हेन हेल्प इज मेन एक्शन, जब अगर हेल्प आपका मेन एक्शन हो, सो जो हेल्प होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? ब्रॉडर और कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी, यानी आप किसी एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो या आप उसका इन्वॉल्वमेंट अपना शो कर रहे हो, राइट। यानी हिज ट्यूटोरिंग हेल्प्ड इंप्रूविंग माय मैथ्स स्किल, यानी उसके पढ़ाने से क्या हुआ? इंप्रूविंग, यानी मेरी मैथ स्किल्स में इंप्रूव हुआ, यानी अब उसका जो एक्टिविटी था, राइट, उसका पढ़ाना जो था उसने किस हद तक यानी इन्वॉल्वमेंट था कि उससे जो मैथ की स्किल्स है वो इंप्रूव कर गई, राइट। नाउ नॉट सी, when verb like make, see, hear and help are in active voice, they are typically followed by the base form। तो ये हमने भी डिस्कस किया, जब भी verb make, see, hear और help जो होती है अगर एक्टिव वॉइस में होंगी तो ये क्या फॉलो करेंगे? ये बेस फॉर्म फॉलो करेंगे वर्ब की, यानी V1 फॉर्म फॉलो करेंगे। अगर ये पैसिव फॉर्म में अगर हम यूज करें तो ये 2 + V1, यानी ये इन्फिनेटिव को फॉलो करेंगे। और पैसिव केस में देखिए, पैसिव केस में इन्फिनेटिव और एक्टिव केस में ये बेयर फॉर्म को फॉलो करेंगे, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल मेक का एक्टिव फॉर्म क्या होगा? दे मेड हिम डू हिज होमवर्क, तो उन्होंने उसको, अब देखिए यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में हमने क्या यूज किया? बेयर इन्फिनेटिव, दे मेड हिम डू हिज होमवर्क। अब नाउ पैसिव फॉर्म, ही वाज मेड टू डू हिज होमवर्क, तो ये ही वाज मेड, अब वो किसी के द्वारा राइट उसको बताया गया या बोला गया अपना होमवर्क करने के लिए, ये पैसिव फॉर्म है। सी, आई सॉ हर लीव अर्ली
नाउ आई वॉज सीन टू लीव अर्ली, राइट। सो एक्टिव में बेयर फॉर्म, पैसिव में हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव में हमारा 2 + V1 इन्फिनेटिव फॉर्म। सी, अब सेम एज हियर और हेल्प के लिए होगा। अब यहाँ तक जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और कॉन्सेप्ट सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हम इन्फिनेटिव्स का क्यों यूज करते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे लेक्चर सीरीज में बढ़ते जाएंगे हम इन्फिनेटिव्स के और डिटेल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, राइट। सो आपको इन्फिनेटिव को समझना है, उसके यूज को समझना है। तो जब आप इन्फिनेटिव और उसके यूज को समझ जाएंगे तो उसके रूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। इसके बाद हम काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इनको आप अच्छे से समझिए, फिर जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इनको दोबारा रिवाइज करेंगे, राइट। जब आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, बुक्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, राइट, और मॉक टेस्ट के साथ रिवाइज करोगे तो वो आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। क्योंकि इन्फिनेटिव का जो यूज है ना वो वर्ब से थोड़ा अलग यूज हो जाता है, तो उसके यूज को समझना है। अगर आप उसके यूज को समझ गए तो आप इन्फिनेटिव अच्छे से यूज कर लेंगे, राइट। और वो कम्युनिकेशन का भी एक अच्छा पार्ट होता है। अगर आप इन्फिनेटिव अच्छे से यूज कर पाते तो आप अच्छी इंग्लिश अपनी एक्सप्रेस कर पाते हो, राइट। तो इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।